नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस की। आज कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस की चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पूरे 500 पेज की ये चार्जशीट है और ये चार्जशीट तैयार कर ली गई है। 500 पेज की चार्जशीट है जिसमें 100 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने तीनों आरोपियों पर हत्या, साजिश और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि पीओ ऑफिस से 500 पन्नों की चार्जशीट न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंची है, जहां पर सरकारी वकील समेत स्टाफ चार्जशीट को चेक कर रहे हैं। चार्जशीट चेक होने के बाद कोटद्वार कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भावना पांडे की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो आज पूरे 500 पेज की ये चार्जशीट है जो दाखिल की जा रही है। सरकारी वकील अभी चार्जशीट को चेक कर रहे हैं। 100 लोगों को गवाह इसमें बनाया गया है। आरोपियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है। और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी हुई। तो कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं आरोपियों पर। आज कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस की चार्जशीट दाखिल की जानी है। पूरे 500 पेज की ये चार्जशीट रहेगी। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, आज अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जानी है। 500 पेज की ये चार्जशीट है। कितने बजे के आसपास कोई जानकारी मिल पाई हो, कब ये चार्जशीट दाखिल की जाएगी? हेलो जी अनुपम, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, चार्जशीट पर काम इस समय जारी है क्योंकि पीए कार्यालय से जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वो पहुंच चुकी है इस समय चार्जशीट, और उसमें जो जांच है वो काम इस समय चल रहा है। और तकरीबन माना जा रहा है कि दोपहर बाद तक जो चार्जशीट है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो भावना पांडे है उनकी जो कोर्ट है उसमें आज वो चार्जशीट सबमिट कर दी जाएगी। उसी पर काम लगातार चल रहा है। जो एसआईटी की जो टीम है, जो उसके आईओ हैं, जांच अधिकारी हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं। और सारी जो दस्तावेज हैं, जो चार्जशीट पुलिस की ओर से दाखिल की गई है उसकी अभी जांच की जा रही है कि किन धाराओं में मुकदमा किया गया है, कोई कमी बेसिस में रही गई हो, तो उस चीज की जो पूरी जांच है वो इस समय चल रही है कोर्ट के अंदर। जी। और कितने बजे के आसपास ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, इसे लेकर कोई जानकारी आपको मिली हो? देखिए, चार्जशीट काफी लंबी है क्योंकि 500 पन्नों की ये चार्जशीट है और उसमें कई एक पन्ना चेक होना होता है, तो उसमें काफी समय अभी तक लग रहा है। लेकिन जो माना जा रहा है कि दोपहर बाद या फिर शाम के समय तक ये जो चार्जशीट है ये कोर्ट में दाखिल की जाएगी। ठीक है अनुपम, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में सभी नदियों में मशीन से खनन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी डीएम को आदेश दे दिए हैं कि किसी भी जगह पर जेसीबी या फिर पोकलेन मशीन से खनन ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। साथ ही सरकारी निजी पट्टों में खनन रॉयल्टी में अंतर पर हाईकोर्ट सख्त रुख अख्तियार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि वन निगम द्वारा प्रति क्विंटल 31 रुपए की रॉयल्टी और निजी पट्टा धारकों की 12 से 19 रुपए ली जा रही। ये कैसे अंतर है और प्राइवेट खनन पट्टा धारकों को फायदा पहुंचाने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा, ये भी एक सवाल यहां पर उठाया गया है। मामले को लेकर कोर्ट ने खनन सचिव को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत तौर पर 21 दिनों के भीतर शपथ पत्र मांगा है कि वन निगम और निजी पट्टा धारकों के रॉयल्टी पर अंतर कैसे। तो एक बड़ा आदेश यहां पर हाईकोर्ट ने दिया है। पूरे प्रदेश में भारत सरकार द्वारा जो अनुमतियां दी गई हैं नदी तटों पर खनन की, वो कुछ प्रतिबंधों के साथ होती हैं, जिसमें पहला प्रतिबंध यही है कि मशीनी खनन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि वन निगम के अतिरिक्त जितनी भी साइट्स हैं उन पर मशीनों का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। और दूसरा विषय जो रॉयल्टी का है कि जो इस पर रिवर बेड मटेरियल पे जो रॉयल्टी चार्ज होती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो वन निगम के पट्टों पर 31 रुपये पर क्विंटल से भी अधिक रॉयल्टी चार्ज हो रही है, जबकि निजी पट्टे हैं उनमें 12 से 19 रुपये रॉयल्टी चार्ज हो रही है, जिस कारण कि वन निगम के व्यापार को तो नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन साथ ही निजी पट्टों को बड़े धड़ल्ले से बढ़ावा मिल रहा है और वहाँ पर अवैध खनन भी उससे बढ़ रहा है।
कॉर्बेट पार्क में कालागढ़ रेंज के मोरघट्टी में अवैध निर्माण में फंसे आईएफएस किशन चंद्र को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका और विजिलेंस याचिका को लेकर विजिलेंस और सरकार को नोटिस जारी कर 3 जनवरी तक जवाब मांगा है। आपको बता दें कि किशन चंद्र को गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे बचने के लिए किशन चंद्र ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। यूके SSS पेपर लीक मामले को लेकर निचली अदालत से जमानत मिलने वाले आरोपियों की जमानत के खिलाफ एसटीएफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। 21 दिसंबर को हाईकोर्ट में एसटीएफ याचिका दाखिल करेगी। वहीं हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करने के लिए एसटीएफ ने स्पेशल काउंसलर ललित शर्मा को हायर किया है, जो अब हाईकोर्ट में केस लड़ेंगे। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर एसटीएफ ने 43 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 20 आरोपियों को बेल मिल गई है। 6 आरोपी गैंगस्टर एक्ट से भी जुड़े हुए हैं। वहां पर बेल को खारिज करने का प्रयास करेंगे जिन अभियुक्तों की बेल हुई है सेशन कोर्ट से। तो माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग विशेष पैरवी करेंगे, जो हमारे स्पेशल काउंसलर हैं, और आईओ और हम लोग लगातार उन लोगों को पूरे केस के बारे में और प्रत्येक अभियुक्त के बारे में जो काउंटर माननीय उच्च न्यायालय चाह रहा है या उसमें जो भी वो जानकारी चाह रहे हैं वो प्रॉपर दे रहे हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे गए कर्मचारियों को हटाया गया कि कर्मचारी स्पीकर पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रखे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि सभी पर एक समान एक्शन लिया जाए। हटाए गए कर्मचारियों का ये भी कहना है कि 2001 से 2015 तक की भर्तियों को भी निरस्त किया जाए। तो जिन कर्मचारियों को हटा दिया गया है वो धरने पर डटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी पर एक तरह का एक्शन लिया जाए, दोहरा मापदंड ना अपनाया जाए, इस तरह के आरोप स्पीकर पर लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ धरना दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर हटाए गए कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों की मांग क्या है वो भी बता दें। 2001 से 2015 तक की भर्तियों को भी निरस्त किया जाए। सर, हमारी डिमांड एक ही है कि जब हमारे खिलाफ हमारे लिए जांच की गई, मैडम ने बोला था कि मैं 1 महीने के अंदर मैं जांच करवाऊंगी। 2001 से लेकर के राज्य बनने से लेकर के अभी तक की मैं पूरी जांच करवाऊंगी। तो हमारा कहना यह है कि आपने 2016 वालों में विधि की राय भी ले ली, जांच समिति की रिपोर्ट भी आ गई, और उसके बाद आपने डबल बेंच, सिंगल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन 2016 से पहले जो भर्तियां हुई हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये जांच समिति की रिपोर्ट कह रही है कि 2001 से लेकर के अभी एक ही प्रोसेस में भर्तियां सारी अवैध हैं। आप लोगों का ये कहना है कि दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? तो वही विधानसभा के बाहर बर्खास्त कर्मचारियों के प्रदर्शन पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान भी आया कि हरीश रावत ने कहा है कि एक की तरह हुई नियुक्तियों को वैध और अवैध कैसे हो सकती हैं। वहीं बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा गया है कि विधानसभा और सरकार को बेरी के पेड़ की तरह अब उल्टे चुभ रहे हैं। विधानसभा की भर्तियां वैध और अवैध का कांटा ये उत्तराखंड के विधानसभा के जीवन में भी और सरकार के जीवन में भी चुभ चुका है। ये अपना असर दिखाएगा। इसके मिठास का आनंद लेने के बजाय अब कांटों की चुभन का आनंद लीजिए, क्योंकि आपने खुद ही इस प्रसंग पर गहराई से विचार किए बिना। महेंद्र भट्ट जी को चैलेंज कर रहा हूं। कांग्रेस ने तो पहले दिन नाम ले लिया था किस नेता के परिजन लगे, और हमारे नेता ने गांधीवादी होने का, सर्वोदयी नेता होने का प्रमाण दे दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मुझसे गलती है तो मुझे जेल में डाला जाना चाहिए। क्या महेंद्र भट्ट जी बड़ा दिल दिखाते हुए बताएंगे कि कौन राज्यसभा का सांसद है जिसके परिवार के लोग लगे? क्या वो बताएंगे कि कौन महापौर है जिसकी पत्नी और बेटी लगी है? क्या वो नाम सार्वजनिक करेंगे आरएसएस के किन लीडर्स के?
किन बड़े नेताओं के परिजन और परिचित नौकरी में लगे हैं। विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों के मामले में कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि नियुक्तियां सही नहीं थी। खजान दास ने कहा कि मामला गंभीर है, इस पर जांच आगे बढ़नी चाहिए। देखिए, ये अति गंभीर विषय है। अगर इसमें जांच आगे बढ़ती है और क्या उनका कहना है किस कारण उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उन्होंने किस पर निर्णय के अनुसार लगाए हैं, इसमें भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। और चलिए अब